हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड है। देखिए, जिन्होंने भी अभी तक अपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है। जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर डेट बढ़ती है तो ही आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन्स बाकी हैं। लेकिन जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनके एडमिशन हो गए हैं, तो वो आज 14 है, तो आज और कल में अपना फॉर्म कंप्लीट करके फाइनल सबमिट कर दें। ओके, क्योंकि उसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आपको चांस नहीं मिलेगा। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब इसी चीज़ को ले स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे सवाल थे कि अगर 15 को आपका फाइनल सबमिट होता है तो 15 तो लास्ट डेट है, फिर आप 3 दिन बाद उसका प्रिंट आउट आएगा, तो फिर आप को कॉलेज में ले जाके हम सबमिट करेंगे तो लास्ट डेट तो निकल जाएगी। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई करने की भी आपकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है, और फॉर्म को कंप्लीट करने की भी, यानी कि उसको फाइनल लॉक करने की भी आपकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है। तो यानी कि कल 15 को आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपना, और जिनका कंप्लीट हो चुका है वो उसको फाइनल लॉक कर दें। ओके, कॉलेज में एक बार जांच करा के अपने फॉर्म की, उसके बाद उसको फाइनल लॉक कर लें। और देखिए, तो देखिए, इसको फाइनल लॉक करने के बाद 3 दिन के बाद आपका जो प्रिंट आउट निकल कर आएगा, जो हार्ड कॉपी होगी, जो आपको कॉलेज में जाके सबमिट करनी है। तो कॉलेज में सबमिट करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर नहीं है। कॉलेज में आप 22 तारीख तक 22 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि 15 को अगर आप फाइनल लॉक करते हैं तो 18 को आप जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आप 18 को भी नहीं कर पा रहे हैं सबमिट, तो आप 22 दिसंबर तक की आपकी डेट है, आप उस दिन तक सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो भी 15 को अप्लाई कर रहे हैं या 15 को फाइनल लॉक कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि आप 15 के बाद जाके उसकी जांच नहीं करा सकते हैं कि आप 15 के बाद जा रहे हैं उसकी जांच कराने के लिए। तो 15 को ही आपको, अगर आप उसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो जांच के लिए आपको तुरंत के तुरंत उसी दिन लेकर जाना पड़ेगा। 16 को आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि जांच के बाद ही फाइनल सबमिट होगा, और 16 को अगर आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी। तो अगर आप 15 को अप्लाई कर रहे हैं, 15 को ही लॉक कर रहे हैं, तो लॉक करने से पहले 15 को ही आप जाकर कॉलेज में उसकी जांच करा लें कि ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि चेंजेस करने हैं, तो फिर आकर आप उसमें संशोधन करके उसको फाइनल लॉक कर दें। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर हो सकता है उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बताए थे, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। वैसे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहले तो पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट। ये सब आपको कब लेके जाना है? जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करने जाएंगे 15 के बाद, यानी कि फाइनल लॉक के बाद। फाइनल लॉक 15 को ही होगा, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ। ओके, 16 को आप फाइनल लॉक करेंगे तो फिर वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है, जिसकी बेसिस पर आपने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको, जिस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल किया है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जिसका नंबर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल किया है। तो देखिए, जो मैरिड हैं, जो गर्ल्स मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट उस वहाँ पर लिखेंगी, लगाएंगी, और जो अनमैरिड हैं वो फादर का, और बॉयज़ भी फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसमें नाम आपका भी होना चाहिए, और उसमें ये बताया जाना चाहिए कि आपके फादर की इनकम इतनी है। आपका खुद का आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। ओके, मदर का इनकम सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरीज के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट 2 लाख से कम होना चाहिए। 2 लाख तक भी चल जाएगा। ओके, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी।
और 60% से अबव होना चाहिए। अगर आपके 60% से अबव नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप दे दी जाए। तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और जो SC ST हैं उनके लिए अभी परसेंटेज का 55% की पहले बात हुई थी, लेकिन उसके लिए अभी ज़्यादा कुछ चर्चा हुई नहीं है। तो आप सभी अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर लें। ओके। और इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से कम, या 2.5 लाख तक भी चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब में, यानी कि आपके फादर या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके। और अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है, हस्बैंड नहीं है, तो जो वो गर्ल है वो अपने हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगी तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। देखिए, चौथा डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक। जिस बैंक पासबुक की आप डिटेल्स वहाँ पर देंगे, जो अकाउंट डिटेल्स आप देंगे, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। ये सब हार्ड कॉपीज़ हैं जो आपको इंस्टीट्यूट में जाकर सबमिट करनी है। फ़ी रिसिप्ट नंबर, देखिए जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है वो आपके अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर में ऑलरेडी दी हुई है। जब आपने एडमिशन कराया है तो आपको स्कूल से कोई स्लिप नहीं मिली है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आप एक बार कॉलेज में पूछ लीजिए। यहाँ पर आपकी वही फ़ी रिसिप्ट चलेगी जो आपके अलॉटमेंट लेटर में है, जो जब आपने फ़ी पे की थी। ओके। उसका नंबर, एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट। ओके। एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो भी होगा वो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करना है। ये आप अपने कॉलेज में पूछेंगे। वैसे प्राइवेट के लिए इतना है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है उनकी कितनी फ़ीस है। अगर आपसे कॉलेज वालों ने एक्स्ट्रा पैसा लिया है तो वो आपको एज अ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको वही स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा जो आपने सीट कंफर्म करते समय पे किया है। ओके। अब आगे देखिए, तो देखिए ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करनी है। एनरोलमेंट नंबर, अभी एनरोलमेंट नंबर अभी किसी को नहीं मिला है, तो अभी तो आपका एडमिशन ही हुआ है। तो जिनका एनरोलमेंट नंबर नहीं है वो क्या करेंगे, तो आप या तो अपने कॉलेज में पूछ लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। वैसे अगर आप यहाँ पर 00 या फिर NA लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी मिला नहीं है। या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं जो आपने काउंसलिंग में लॉगिन किया था। ओके। और आप कॉलेज में भी इसके बारे में एक बार पूछ लें। वैसे आप NA लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम आपको स्कॉलरशिप में नहीं होने वाली है। आधार कार्ड नंबर आपको वहाँ पर फिल करना है और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको इंस्टीट्यूट पे लेकर जाना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैन फ़ोटो, एक फ़ोटो भी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म में लगेगा। एक स्कैन फ़ोटो लगेगा, वहाँ पर आपको साइज़ दिया होगा कि आपको कितने साइज़ का फ़ोटो लगाना है। फॉर रिन्यूअल कैंडिडेट्स, जो रिन्यूअल कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके लॉगिन करेंगे, रिन्यूअल सेक्शन में जाएंगे और अपनी फ्रेश डिटेल्स फिल कर देंगे। अगर कोई चेंजेस हुए, अभी उनको अपडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं आया है, हो सकता है लास्ट डेट के बाद उनके पास ऑप्शन आ जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एक देखिए आपके पास रहेगा कि प्रवेश तिथि, तो प्रवेश तिथि आपको वो लिखनी है जिस दिन आपने अपनी फ़ी सबमिट की है। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आधार वेरीफाई करने में। तो पहले तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाइए कि आपने आधार नंबर सही फिल किया है, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप उसको रेगुलर ट्राई करते रहिए। ओके। जैसे यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाता है। अगर देखिए इस पोर्शन में अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर आपके पास ये पोर्शन आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास OTP नहीं आ रहा है। तो एक बात तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपके जो फ़ोन नंबर है जो आपका अपने आधार नंबर से लिंक है वहाँ उसमें इनकमिंग होनी चाहिए, तभी आपके पास OTP आएगा। ओके। और दूसरा, अगर वो आधार से कोई और नंबर लिंक है तो फिर आपके नंबर पर OTP नहीं आएगा, उस नंबर पर OTP आएगा जो कि उससे उस टाइम आपने बनवाते समय लिंक करवाया था। ओके।
तो फिर भी अगर सारी डिटेल सही होने के बाद भी आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें सिर्फ आपके पास 3 बार ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर 3 बार ट्राई करने के बाद 3 बार OTP होने के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको फिर फ्रेश फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद फिर ट्राई करना होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आपको आधार सेंटर पर जाकर अपनी मार्कशीट और अपना आधार मैच कराना होगा। ओके, आगे देखिए। अब ये देखिए कि बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो आपके नाम के आगे KM लगा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सफिक्स लगा दिया जाता है स्कूल्स में, वो आपने खुद नहीं लगाया है उसमें। तो ये बहुत सारी गर्ल्स के नाम के आगे हाई स्कूल में लिख दिया जाता है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आधार में KM प्लीज़ ना लिखवाएं। ओके, आधार में आप KM लिखवाएंगे और नहीं लिखवाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका अगर आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट मैच नहीं करती हो तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो हाई स्कूल वाला कॉलम होगा आपका, देखिए इसी फॉर्म में जो आपका हाई स्कूल वाला कॉलम होगा आपको वहाँ पर क्या करना है, आपकी मार्कशीट में KM लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका नाम जो है वो एज़ इट इज़ लिख दें। मान लीजिए आपका नाम सुनीता है तो आप सिर्फ सुनीता लिखें, उसके आगे KM ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, आपका फॉर्म जब आप कंप्लीट करने जाएंगे तो वो आधार से मैच नहीं हो पाएगा और आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर KM नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस KM को आधार में अपडेट ना कराएं। ओके, एक चीज़ में और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है सबको, काउंसलिंग नंबर। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। ओके, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। आगे देखिए, इस पोर्शन में आपको यस लिखना है। यहाँ पर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास B.Ed एंट्रेंस का ऑप्शन आएगा, तो इसीलिए आपको यस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है और फाइनल सबमिट कर दिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए आप टेंशन ना लें। और जो आपकी तिथि होगी, देखिए वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि कौन सी लिखनी है आपको, जिस दिन आपने फ़ीस सबमिट की है। ओके, मान लीजिए आपने 5 को किए तो आपको 5/11/2020 इस तरह से लिखना है। ये मैं बता चुकी हूँ। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो स्ववित्त पोषित, और अगर आप रेगुलर हैं तो नियमित यहाँ पर होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको और वीडियोस में समझा चुकी हूँ, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मेरी ID है, इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम ID, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।